नमस्कार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, है ना। और पाषाण काल के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कालखंड थे जिसको विस्तार से हम लोग देख चुके थे। वहां से संभावित बनने वाले प्रश्नों के बारे में भी हम लोगों ने उसका अध्ययन किया था कि भाई इस तरह से यहाँ से हो सकता है, प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपको शायद याद होगा, हम लोग मानव की उत्पत्ति से लेकर के पूर्व पाषाण काल की जितने भी कालखंड थे एक एक करके हम लोगों ने अध्ययन किया। अब उसी सीरीज को, उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब हम आपको पाषाण काल बता रहे थे तो शायद वो पिछला लेक्चर देखिएगा जिस समय मैंने फर्स्ट टाइम कहा था आपको कि पाषाण काल का जो विभाजन हुआ भारतीय इतिहास के दृष्टि से या भारतीय उपमहाद्वीप में हम लोग देखते हैं, और फिर भारत के बाहर जो पाषाण काल का विभाजन हुआ, दोनों में बहुत कुछ अंतर दिखाई देता है। हालांकि आपको हमने ये भी बताया था कि जो मध्य पाषाण काल की कालखंड है वो काफी बाद में भारतीय विद्वानों ने या अन्य विद्वानों ने या पुरातत्ववेत्ताओं ने इसे विभाजन किया। एक ऐसे भारतीय उपमहाद्वीप में औजार मिले, ऐसे उपकरण मिले जो ना तो पूर्व पाषाण काल से संबंध रखता था और ना ही नव पाषाण काल से संबंध रखता था। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, हमने क्या कहा कि खुदाई के दौरान कुछ ऐसे उपकरण भी मिले, पाषाणिक औजार मिले जो ना ही पूर्व पाषाण काल के औजारों से संबंध रखता था। मतलब जो पूर्व पाषाण काल में औजार बनाए जा रहे थे उन औजारों से बिल्कुल भिन्न था, और फिर नवपाषाण काल में जो औजार बनाए गए उन औजारों से भिन्न था। तो विद्वानों का मानना रहा है कि ये पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल की तरह यहाँ काम कर रहा था। एक तरफ आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दूसरी तरफ मानव एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर रहा है ना। और साथ ही साथ इस बातों का अध्ययन, इन चीजों का अध्ययन हमें सिर्फ पाषाणिक औजारों से ही नहीं मिलता, बल्कि आपको मैं बता दूं कि इस जो एक समय है, एक कालखंड है जो नवपाषाण काल और पूर्व पाषाण काल के बीच का समय है, वहां लोग देखते हैं कि भाई अब पशुओं का हड्डी बहुत मिल रहा है। मतलब कहने का यह है कि पाषाणिक औजार के साथ साथ पशुओं की हड्डियों का भी औजार मिल रहा है। कहीं कहीं ऐसे स्थल मिले हैं जहां से काफी मात्रा में कब्र के साथ पशुओं की हड्डियां मिली है। इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि निश्चित रूप से अब मानव पशुओं के बारे में जान गया था, पशु को कैसे पाला जाए इसके बारे में उसकी जानकारी हो चुकी थी, है ना। तो ये सारे विशेषताएं जब देखा गया तो विद्वानों का कहना रहा कि स्पष्ट रूप से ये या तो संक्रमण काल रहा होगा या फिर इन दोनों के बीच की एक कड़ी रही होगी। हाँ, तो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। हम आपको बता दें कि आप ध्यान से सुनिए, और अगर जहां नहीं समझ में आता है उसे पॉज करके फिर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बाकी पीडीएफ में आपको बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इतना ध्यान देने की बात यह है कि पीडीएफ में हमेशा ऐसा नहीं है कि हर चीज जो मैं डिलीवर करता हूं वो हूबहू लिखा हुआ रहे, है ना। तो कुछ कंसेप्ट उसमें अलग होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल के युग के बारे में। तो आपको हम बता दें, शायद वो बातें याद होगी क्या भाई, जो पूरा पाषाण काल जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे या पूरा पाषाण काल के विभिन्न काल खंडों का जो अध्ययन हम लोगों ने किया, है ना, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, उन पूरा पाषाण कालीन के दौरान जो भी पाषाणिक औजार मिले, उपकरण मिले, जो भी साक्ष्य मिले, उसके आधार पर विद्वानों ने उसे अलग अलग तरीके से बांटा और देखा कि औजार बनाने की तकनीक में बदलाव आ रहा है,
औजार बनाने की कच्चे माल में बदलाव आ रहा है ना। पहले क्वार्टजाइट पत्थर है, उसके बाद जैस्पर वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, चार्ट वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह के पत्थरों का प्रयोग कर रहा है। फिर आने वाले समय में जब उच्च पूरा पाषाण काल का अंतिम दौर चल रहा था, तो कुछ ऐसे औजार मिले हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हैं। खैर चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ ये समझना है कि भाई जब हम मध्य पाषाण काल का अध्ययन करते हैं तो ये बेसिकली 10,000 से लेकर के 7,000 के आसपास मान लेते हैं। दुनिया के दृष्टि से या विश्व के क्षेत्र में देखेंगे तो ये अलग अलग मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भी अलग अलग देखने को मिलता है। आपको हम एक चीज यहां समझा रहे हैं, इस चीज को पहले समझिएगा, है ना। देखिए, अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें, मध्य पाषाण काल, ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की बात करें, अगर हम लोग इससे पहले की कड़ी देखें तो हम लोग यहां देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, ये रहा है पहले की कड़ी, है ना, ये रहा। और हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल मान लेते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व तक पढ़े, यही अध्ययन के। हालांकि आपको उतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि भाई ये डेट तिथियां बड़ा कंफ्यूजन कर रही है, इससे सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन कंसेप्ट कभी कभी क्लियर करने में आसान होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये 10,000, कितना 10,000, इसके बाद का कालखंड हमें नहीं पता, लेकिन अब इसके बाद का जो काल है वो नवपाषाण काल आता है। क्या आता है? नवपाषाण काल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और नवपाषाण काल में एक स्थल है, क्या नाम है उसका? मेहरगढ़। हालांकि उसके बाद की भी कहानी बताऊंगा, है ना। मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में ये धारणाएं थी, विद्वानों का कहना था कि मेहरगढ़ से ही सबसे पहला प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रमाण मिला है। क्या मिला है यहाँ पर? कृषि का प्रमाण मिला है ना। अब देखिए, कृषि का प्रमाण मिला, कृषि का प्रमाण मिला मतलब नवपाषाण काल की बात हो गई, है ना। और ये कृषि का प्रमाण कब का बताया जाता है? लगभग आज से 7,000 वर्ष पूर्व, मतलब 7,000 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं, है ना। 7,000 ईसा पूर्व के आसपास की बात करते हैं, उस समय की बात। अब देखिए, यहां 10,000 है, यहां 7,000 है, तो स्वाभाविक है कि ये 10,000 अगर हम यहां शिफ्ट कर देते हैं यहां पर, ठीक है, और फिर ये 7,000 उठा करके यहां ले आते हैं, तो 7,000 जो है ना, ईसा पूर्व, ये हमारा कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल की रूपरेखा बता देता है। अब खैर 10,000 हम लोग ये माने, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो नवपाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है। दुनिया, विश्व की दृष्टि से, है ना, विश्व के अगर दृष्टि से देखते हैं तो नवपाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है, जबकि भारत में वही चीज हमें 7,000 ईसा पूर्व से देखने को मिलता है। कितना? 7,000 ईसा पूर्व। अब बात को और समझिए, एक मेहरगढ़ के अलावे हाल फिलहाल में खुदाई हुई, है ना। हाल फिलहाल मतलब आज से 20-30 साल पहले की बात करते हैं, हाँ 30-40 साल होगा। यहां एक मतलब लहुरा देव है, क्या है? यूपी में लहुरा देव, लहुरा देव, है ना, संत कबीर नामक जिले में एक लहुरा देव। और लहुरा देव से भी प्राचीनतम कृषि का प्रमाण मिला। विद्वानों का कहना है कि लहुरा देव के जो लोग रहते थे, ये लोग भी कृषि कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कृषि कर रहे थे। और इनकी तिथि जब आंकी गई तो वही लगभग 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व के बीच रहा होगा। अब बदलाव आ गया, हम लोग पहले मेहरगढ़ पढ़ते थे, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं लहुरा देव है, तो कहीं ना कहीं ये मध्य पाषाण काल की जो कालखंड रहा है, ये लगभग 2,000 वर्ष के आसपास रहा है। इतना ही दिन मानो
इस कालखंड में रहे होंगे। एक मोटा मोटी हम लोग प्रमाण के साथ बात करते हैं तो ये चीज हमें क्लियर हो जाती है। ठीक है, हमने क्या कहा कि 2000 वर्ष के आसपास मध्य पाषाण काल के लोग जो है जीवन व्यतीत किए, और फिर जैसे ही मध्य पाषाण काल का अंतिम चरण चल रहा था, है ना, अंतिम चरण चल रहा था, लोग जो है अब पशु पालने के साथ साथ कुछ कृषि का भी प्रमाण मिला। क्या मिला? कृषि का भी प्रमाण मिला। और यही कृषि जो प्रमाणित हुआ तो इसे विद्वानों ने नवपाषाण काल कह दिया। खैर, नवपाषाण काल का जब हम आपके साथ चर्चा करेंगे तो उसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग होगा। मैं विस्तार से बताऊंगा कि भाई ये मेहरगढ़ का क्या फंडा है और लहुरा देव संत कबीर नानक जीरे वाला का क्या फंडा है ना, और क्या क्या हमें किस स्थल से प्रमाण मिलते हैं जो नवपाषाण काल को सिद्ध करता है। तो ये एक मोटा मोटी है। खैर, अब एक चीज ध्यान रखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं, या पिछले लेक्चर की बात करें या आज में बात करें या आने वाले में बात करें, जब भी पाषाण काल की बात करते हैं तो हम उस पाषाण काल की सबसे पहले विशेषता देखते हैं, और जब विशेषता देखते हैं उसी के आधार पर हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये एक अलग कालखंड रहा होगा। जैसे मध्य पाषाण काल की बात करते हैं हम लोग, तो मध्य पाषाण काल की बात करते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा कि इस समय की विशेषता क्या रही है, विशेषता क्या रहा होगा, है ना। तो देखिए, सबसे अच्छा बात है, हालांकि मैं आगे चल करके और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ आप विशेषता की जब बात करते हैं तो यहां ध्यान रखिएगा कि विशेषता क्या है ना। विशेषता सबसे पहले यहां देखिए, मानव से ही रिलेट करेंगे, मानव ना भी लिखे तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। विशेषता ये रहा है यहां पर कि भाई अब लोग जो है आखेटक है ना, आखेटक संग्रहक के साथ साथ पशुपालक भी हो गए। क्या हो गए? पशुपालक हो गए। अब यहां हमें एक चीज समझ में आ गया कि आखेटक और संग्रहक ये दोनों हमारा पूरा पाषाण काल की विशेषता रही है। तो मानो ऐसा थोड़ी है कि इसे भूल जाएंगे। अब हम लोग इतने विकसित सभ्यता में रहते हैं, और विकसित सभ्यता में रहने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि कृषि कार्य अब खत्म हो चुका है? नहीं कह सकते, है ना। कृषि कार्य खत्म नहीं हो चुका है और ना ही होगा, ऐसा संभावनाएं है। खैर, मैन्युफैक्चरिंग से चाइना वाले लोग पता नहीं अब वो कृषि के जगह पर प्लास्टिक वगैरह से चावल बना ले रहे हैं, गेहूं बना ले रहे हैं, और आप देखेंगे कृत्रिम तरह के मांस बनाया जा रहा है। खैर, वो आने वाले भविष्य के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी क्या पॉसिबल है कि कृत्रिम तरीके से दाल बना ले, कृत्रिम तरीके से इतने सारे खाने वाले वस्तुओं को बना ले? नहीं, हमें कृषि का जरूरत होगा, और कृषि रहेगी तब इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा, हालांकि कितनों भी टेक्नोलॉजी हाई हो जाए। खैर, तो हमारा यहां समझाने का मतलब ये रहा है कि भाई जो आखेटक और संग्रहक की बात कर रहे हैं, यह पूर्व पाषाण काल में चली आ रही थी, पूर्व पाषाण काल की विशेषता रही है। लेकिन हमें यहां पर एक नई चीज देखने को मिल रहा है, पशुपालक, मतलब पशुओं को अब पालना जान गए थे। आग का आविष्कार इसी काल में हो चुका था, है ना। आग का आविष्कार हो चुका था। जब आग का आविष्कार हो गया तो स्पष्ट है कि अब यहां पर देखेंगे, ये नव पूरा पाषाण काल में हम लोग देखे थे, उच्च पूरा पाषाण काल में याग के बारे में जान गए, तो स्पष्ट है कि यहां अब अनाज को भूनकर खाते होंगे, है ना। अनाज को क्या कर रहे होंगे? भूनकर खाते होंगे, भूनकर खाते होंगे। खैर, आज की तरह उतना स्पाइसी देकर के नहीं खाते होंगे, है ना। तो पूरा पाषाण काल हम लोग देख रहे हैं, आखेटक है, संग्रहक है, यहां पशुपालक है। क्या कृषि कार्य करना सीखा था? नहीं, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है जो कि मध्य पाषाण काल में लोगों को कृषि के बारे में बता सके। लेकिन आपको एक चीज और क्लियर करवा देता हूं। क्लियर कहने का मतलब ये यहां पर ध्यान रखिएगा कि भाई
क्लियर करने का मतलब ये है कि मध्य पाषाण काल के, है ना, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, अंतिम, ठीक है, अंतिम चरण में कुछ ऐसे स्थल दिखाई देते हैं जहां से कृषि कर्म का साक्ष्य मिलता है। मतलब वो एक तरह से काले संक्रमण स्थल है। संक्रमण स्थल ये है कि भाई एक तरफ मध्य पाषाण काल का युग या दौर समाप्त हो रहा था, दूसरे तरफ वहां रहने वाले मानव जो है वो नव पाषाण काल के युग में प्रवेश कर रहा था। क्या कर रहा था? नव पाषाण काल के युग में प्रवेश कर रहा था। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो इसकी विशेषता में पशुपालक ही रहा है, कृषि नहीं रहा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कृषि नहीं रहा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग उपकरण की बात कर ले, क्या इस काल में अगर उपकरण, है ना, उपकरण की बात कर ले तो उपकरण में ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा टाइम पीरियड रहा है, हालांकि वो सबका रहता है, मैं एग्जांपल बार बार देता हूं। क्या उपकरण यहां पर अब छोटा हो गया, क्या हो गया? छोटा हो गया, ठीक है, छोटा हो गया, थोड़ा सुंदर दिखने लगा। क्या होने लगा? सुंदर दिखने लगा। अब लोग जो है इस उपकरण को लकड़ी, है ना, लकड़ी में बांध कर प्रयोग करने लगे, बांध कर प्रयोग करने लगे, ठीक है, लकड़ी में बांधकर। साथ साथ उपकरणों में आप देख रहे हैं यहां पर हड्डी, ठीक है, हड्डियों का भी उपकरण मिला है, हड्डियों का उपकरण मिला है। क्या है? हड्डियों का भी उपकरण मिला है। खैर चलिए ये चीज हम लोग देख लेंगे। और सारी विशेषताएं हैं इसका, हम लोग सामाजिक अगर देख लें, सामाजिक व्यवस्था की बात कर ले, सामाजिक व्यवस्था, है ना, तो जब सामाजिक व्यवस्था की हम बात करते हैं तो यहां पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पारिवारिक जीवन कैसे चल रही थी, है ना, लोग किस तरह से रह रहे थे। क्या पूर्व पाषाण काल में जैसे समूह का महत्व था, मध्य पाषाण काल में भी समूह का महत्व था? क्या पूर्व पाषाण काल में संपत्ति का जो एहसास हो रहा था अंतिम दौर में कि भाई व्यक्तिगत संपत्ति की भावना पनपने लगी थी, तो क्या सचमुच में मध्य पाषाण काल में उसका तिलांजलि दे दिया गया था? है, ये सारी बातों को हम लोग देखने की चेष्टा करेंगे। स्टार्ट करते हैं और शुरुआत भी करते हैं, ध्यान से बने रहिएगा, हर एक चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि यहां से बनने वाले सवाल ना छूटे, है ना। अगर आप रेडीमेड कीजिएगा ना तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं हो पाइएगा, ठीक है। रेडीमेड कहने का मतलब आप सभी जानते हैं, उतना आप बताने की जरूरत नहीं है। देखिए लगभग 10,000, कितना, 10,000 वर्ष पहले प्लेस्टोसीन युग की समाप्ति और हेलोसीन कहे जाने वाले युग की शुरुआत हुआ। तो एक तरह से हम यहां से ये कंफर्म कर ले कि भाई मध्य पाषाण काल जो है होलोसीन युग में शुरू हो गया। किसमें? होलोसीन युग में मध्य पाषाण काल जो है वो शुरू हुआ। क्लियर है? होलोसीन युग में मध्य पाषाण काल जो है शुरू हो गया। अब हम लोग इसका विस्तार देख ले। विस्तार कहने का मतलब इसका क्षेत्र, ये पहले आराम से देखते हैं फिर इसका डिटेल देखेंगे। एक इतना होना चाहिए जानकारी कि अब मध्य पाषाण काल किस किस एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, लोग कैसे कैसे धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग जब पूरा पाषाण काल की चर्चा कर रहे थे उसी समय हमने कहा था कि मध्य गंगा घाटी या सिंधु वाला मैदानी इलाका को छोड़ दिया जाए तो भारत के लगभग क्षेत्र से पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। हाल फिलहाल में जब खुदाई हुई असम के गारो खासी वाला पहाड़ी वो एरिया जो पूर्वी, इस मतलब कि पूर्वी साइड में है गारो खासी पहाड़ी, उसके तरफ भी पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान वाला एरिया में मिला है, उत्तर प्रदेश वाला एरिया में मिला है, बिहार वाला एरिया में मिला है, फिर असम इलाके में भी मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं। खैर चलिए मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो आदमगढ़ जो होशंगाबाद में है
और उसके बाद भीमबेटका। भीमबेटका से तो आप पहले ही परिचित है। हम भीमबेटका के बारे में एक बड़ा अच्छा सा शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया था कि भीमबेटका की क्या खासियत है, किसने खुदाई की, यहाँ से क्या क्या मिला है। फिर बौद्धौर। बौद्धौर शब्द जो है, ये बौद्धौर स्थल, ये भी मध्य प्रदेश में है। अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में बागौर है। कौन है? बागौर। अब हम आपको समझा रहे हैं, इस चीज को समझिए। भीमबेटका हमारा पूर्व पाषाण काल का सबसे पूर्व पाषाण काल का सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित स्थल था, मतलब बड़ा हिटेड स्थल है ना। उसी तरह से मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो बागौर जो है, यह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा और हिटेड स्थल है, मतलब सबसे भाई प्रसिद्ध स्थल है। तो सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन है? बागौर, जो राजस्थान में है। हम बागौर के बारे में भी आज के सेशन में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, है ना। जिस तरह से भीमबेटका की चर्चा किए, उसी तरह से हम बागौर के बारे में भी चर्चा पूरा डिटेल में करेंगे। देखिए, मध्य पाषाण के बागौर हो गया। फिर आप उत्तर प्रदेश में आइए तो महागढ़ा, सराय नाहर राय है, सराय नाहर राय और पायसरा, जो कि मुंगेर में है, बिहार में, ठीक है। इसके अलावे भी अन्य क्षेत्र है, दक्षिण भारत से मिले हैं और कई कई स्थलों से मिले हैं। उसको हम नीचे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक साथ इतना डायग्राम बना करके बताना पॉसिबल नहीं था, ये फिर लेंथी और खराब लगता है ना। लेकिन स्पष्ट है कि आप बागौर को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। मध्य पाषाण काल की जानकारी 1857 ईस्वी में सीएल कार्लाइज ने दिया था। हालांकि कहीं कहीं आपको मिलेगा 1867 ईस्वी, याद रखिएगा। कहता है कि 1867 ईस्वी से पहले मध्य पाषाण काल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन 1857 में ही हमने देखा बहुत जगह पर रिसर्च करके, तो सीएल कार्लाइज जो है वो 1857 में ही इसकी खुदाई की थी और लोगों को मध्य पाषाण काल की जानकारी दी थी। क्या किया था? जानकारी दिया था। ओके, चलिए, उपकरणों की बनावट यहां हम देख रहे हैं बिल्कुल सूक्ष्म हो गया, इसलिए इसे मैक्रोलिथिक कल्चर कहा जाता है। कई बार सवाल आप देखेंगे छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया गया है कि मैक्रोलिथिक एज किसे कहा जाता है, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति किसे कहा जाता है ना। तो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति किसे कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। और ऐसे भी आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा कि जब आप पहले क्लास में या फिर ABCD या लेटर क ख ग घ अंगा सीख रहे होंगे, उस समय आपका लिखावट, साइज और उसका आकार प्रकार और अभी के लिखावट के आकार प्रकार को देखिएगा, जरूर बदलाव आया होगा। ऐसा नहीं है कि जो तब लिख रहे थे वो आज भी लिख रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जब पूरा पाषाण काल में हम बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल में फर्स्ट टाइम में भाई भद्दे होते होंगे, अनगढ़ होते होंगे, फिर धीरे धीरे लोग उसको सीखा, नई नई तकनीक खोजा कि भाई इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा हथियार चलाने में बड़ा दिक्कत होता है, ज्यादा दूर तक मार नहीं करता है ना, या उससे ज्यादा चोटिल नहीं होता है, तो लोग उसमें धार लगाने का कोशिश किया और तोड़ फोड़ करके छोटा करने का कोशिश किया। आने वाले समय में उसे इतना छोटा कर दिया कि मानो गुलेल और तीर चलाते हैं लोग, उस तरह से इसका प्रयोग करने लगे, ठीक है। तो गुलेल वगैरह का आविष्कार आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में ही हुआ है। इसमें मध्य पाषाण काल में हुआ गुलेल वगैरह का आविष्कार। गुलेल समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते होंगे गुलेल, ये इस तरह का बॉडी होता है उसका, इस तरह का, है ना, और इसमें एक इस तरह से लगाया जाता है और यहाँ पर गट्टी रख करके मारा जाता है। तो ये देखिएगा, ये गुलेल से निकलती गोटी खतरनाक मार करता है। ये मध्य पाषाण काल की देन है। तीर धनुष, कहीं कहीं हम देखते हैं कि तीर धनुष का भी देन मध्य पाषाण काल में, लोग तीर धनुष लोग प्रयोग करने लगे मध्य पाषाण काल में, है ना। चलिए, सबसे बड़ा स्थल हमारा कौन सा हो जाएगा? बागौर। यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई 1968 से 70 के बीच BN मिश्रा ने करवाया था। तो ये समझ गए आप कि भाई मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बागौर है। और ये बागौर काठोरी नदी है ना, सॉरी, कोठारी नदी जो भीलवाड़ जिले राजस्थान का पड़ता है वहां पर है। और इसकी खुदाई 1968 से 70 के बीच में BN मिश्रा ने करवाया था। क्या करवाया था? किसने करवाया था? BN मिश्रा ने करवाया था, खुदाई करवाया था। अब यहां ध्यान दीजिएगा और आगे चल करके बातें समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखेटक और पशुपालक तथा खाद्य संग्राहक,
ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, इसकी तीनों विशेषता रही है। नोट में आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास है। अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, हम यहां जो डेट दिए हैं, है ना, इस डेट को ध्यान में रखिएगा। हमने आपको मध्य पाषाण काल की कालखंड कहां से कहां तक बताया, 1000 से लगभग 700 तक। क्या ऐसा थोड़ी है कि हम लोग स्विच ऑफ किए और फिर ऑन किए तो अगले पेज में चले गए, नहीं ना भाई, उस पेज में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता होगा। नवपाषाण काल की शुरुआत हो रही है, इनिशियल स्टेज में है, मेहरगढ़ वाला क्षेत्र, लहुरादेव वाला क्षेत्र इनिशियल स्टेज में है ना। 5000 ईसा पूर्व के बाद से ही कृषि का अस्थायी या मतलब कि व्यक्तिगत या कह ले क्रमबद्ध तरीके से उसके बारे में प्रयोग मिला, जहां तहां कुछ कुछ वैसा मिल रहा था। तो पूर्व मध्य पाषाण काल भी तो चल रहा था, तो मध्य पाषाण काल ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट पशु पाले और हम मध्य पाषाण काल की गिनती करते, ऐसा नहीं होता है ना। मध्य पाषाण काल में लोग आए, छोटे छोटे हथियार बना रहे हैं, पशुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा किए, और ऐसा लगता है कि 5000 ईसा पूर्व के आते आते लोग पशुओं को पालना सीख गए थे। क्या कहते थे, पशुओं को पालना सीख गए थे। और इसका प्रमाण हमें आदमगढ़ और कहां से मिलता है भाई, बागौर से मिलता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, बागौर और आदमगढ़ की बात कर रहे हैं, हो सकता है इन्वेंशन का चीज है, अनुसंधान का चीज है, अभी जब तक नई खुदाई के दौरान न आए तब तक इतिहास को तो बदला नहीं जा सकता। आने वाले समय में बागौर से भी कोई ऐसा स्थल प्राप्त हो जाए, बागौर के अलावे, जो मध्य पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हो जाए। जैसे पहले मेहरगढ़ था तो खुदाई हुआ, खुदाई के दौरान अब लहुरादेव पता चलने लगा, है ना। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये दो बात, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और जो बागौर है वो राजस्थान में, सबसे पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसे संक्रमण काल की संज्ञा दिया जाता है। किसे भाई, इसे का मतलब मध्य पाषाण काल को, है ना। इस दौरान पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन हुए। राजस्थान के डिडवाना क्षेत्र के नमक की झीलों के तलछट और पुष्प परागणों के अध्ययन से उस काल के अच्छी वर्षा होने का भी प्रमाण मिलता है। अब देखिए, एक अनुसंधान में पाषाणिक चीजों या प्राचीन वस्तुओं को अध्ययन करने के लिए पुष्प परागण की प्रयोग किया जाता है, उसमें पुष्प परागण का अध्ययन है ना। और रिसर्च वगैरह आप करेंगे तो उसमें आपको ये सब बड़ा डिटेल में पढ़ना होगा कि पुष्प परागण अध्ययन क्या होता है, वृक्ष वलय क्या होता है, ठीक है। तो उसी तरह से देखा गया, जो पुष्प परागण है, यहाँ इसके अध्ययन से पता चला कि यहाँ वर्षा अच्छी होती थी। क्या होती थी, वर्षा अच्छी होती थी। यहां तक संदेह जता दिया गया कि भाई ये राजस्थान वाला डिडवाना क्षेत्र है ना, यहाँ पर जरूर कृत्रिम तरह के वनस्पति उगाए जाते होंगे, मतलब मानव यहाँ खेती कर रहे होंगे। खैर अभी तक वैसा प्रमाण नहीं मिला है। क्लियर, तो ये चीज तो क्लियर हो गया हम लोगों का कि भाई नमक शुष्क वाला तलछट में वर्षा भी हो रही थी, मतलब हिमयुग समाप्त हो रहा था, अब मौसम में परिवर्तन आ रहा था, और साथ साथ हम लोग देख रहे हैं वर्षा वगैरह भी यहाँ पर हो रहा है ना। चलिए, अब मध्य पाषाण युगीन स्थलों में जानवरों की हड्डियां, क्या है, मध्य पाषाण युगीन स्थलों में जानवरों की हड्डियां, सबसे पहले हम लोग ध्यान रखें तिलवारा, कहां से मिला है, तिलवारा। देखिए, पशुपालन का हम लोग प्रमाण इसलिए देते हैं, इस काल को इसलिए मानते हैं क्योंकि लगभग मध्य पाषाण काल के जो साइट हैं, जो क्षेत्र है, वहां से पशुओं के अवशेष मिले हैं, है ना। उसमें कुछ जंगली पशु हैं, कुछ पालतू पशु हैं, और इससे स्पष्ट हो जा रहा है, मतलब जंगली और पालतू हम लोग इसलिए क्लियर कर पा रहे हैं कि आज के दौर से तुलना कर लेते हैं। आज के दौर में भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, गधा पालते हैं ना, तो इसे पालतू कैटेगरी में रखते हैं। उसी तरह से हिरन, खरगोश, चूहा, बाघ, चीता, ये सारे हम लोग मानते हैं कि जंगली पशु है। अगर इन सारे कैटेगरी के अनुसार वहां अवशेष मिल रहे हैं तो हम लोग ये क्लियर कर पाते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर मतलब कि जंगली पशुओं के साथ साथ पालतू पशुओं को भी पालन किया जाता था, है ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तिलवारा।
तिलवारा कहाँ है, स्थान का नाम याद रखिएगा, राजस्थान। राजस्थान के एक जिला है बाड़मेर, बाड़मेर जिला। कौन सा है, बाड़मेर जिला। राजस्थान वाला एरिया में बहुत ज्यादा खुदाई बीएन मिश्रा ने करवाया था, लगभग क्षेत्र में, है ना। राजस्थान वाला साइट में सबसे ज्यादा बीएन मिश्रा ने ही खुदाई करवाया था। यहां से जंगली बकरी और एक कुत्ता, हिरन, नेवला तथा पालतू मवेशियों का प्रमाण मिला है। तो पालतू मवेशियों में उस समय भेड़ से अवगत थे, सुअर वगैरह से भी अवगत थे ये लोग, है ना। फिर लंगनाज, ये उत्तरी गुजरात में है। कहां पर है लंगनाज, उत्तरी गुजरात में। ये सारे स्थल को ध्यान रखिएगा, तिलवारा, लंगनाज, हो सकता है आपसे डायरेक्ट स्टेट पूछ ले। यहां कहता है कि भेड़िया, नेवला, गैंडा, जंगली सुअर, हिरन आदि की अस्थियां मिली, और साथ ही साथ क्या है कि यहां से सवाना प्रकार की वनस्पतियां और दलदली होने का भी संभावना जताया गया। मतलब जो ये क्षेत्र है, कौन सा, लंगनाज, उत्तरी गुजरात वाला एरिया, ये एक्चुअली कहा जा रहा है कि ये उस समय दलदली एरिया रहा होगा। यहाँ पर घास का मैदान, सवाना घास, है ना, स्टेपी सवाना वगैरह तो सुने होंगे, इस तरह का यहाँ वनस्पति उगते थे। उसी तरह से अगला उत्तरी गुजरात में एक जगह और है, कनेवल। कनेवल कहाँ है, उत्तरी गुजरात में। कहता है कि यहां से राइनो, भैंस तथा 2 प्रकार के हिरन के अस्थिपंजर मतलब अवशेष, नीलगाय तथा जंगली सुअर के प्रमाण मिले हैं। और पालतू में देखेंगे तो भेड़ और बकरी, ऊंट के हड्डी भी मिला। आप सोचो उस समय में लोग ऊंट से भी परिचित थे, है ना। राजस्थान का क्षेत्र ऊंटों का जहाज, मतलब राजस्थान का जहाज ऊंटों को कहा जाता है। तो उस समय में भी लोग जो है ऊंट से क्या थे, प्रचलित थे, प्रसिद्ध थे। हो सकता है आपसे पूछे कि मध्य पाषाण काल में किस क्षेत्र से ऊंट का अवशेष मिला है, तो आपका ध्यान होना चाहिए कनेवल से, ठीक है। अगला है लोटेश्वर। लोटेश्वर और रतनपुर, ये भी उत्तरी गुजरात का क्षेत्र है। यहां से भेड़, बकरी और मवेशियों की हड्डी मिले हैं। क्या मिले हैं, भेड़ बकरी, मतलब लोग यहाँ पर पालते थे और जो पालने के बाद वो उनकी अस्थियां और ये सारे मिले हैं। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहां से पालतू जानवर, भेड़, बकरी, सुअर और कुत्ते की हड्डियां मिली है। इसके अलावे हिरन, बरसिंगा, सांभर और सुअर, खरहे का भी अवशेष मिला है ना। क्या, हिरन, बरसिंगा, सांभर, सुअर और खरहे का अवशेष। साथ ही साथ आपको बता दें कि उस समय में एक गिरगिट का भी अवशेष मिला। क्या, जो आजकल गिरगिट देखते हैं, रेप्टाइल वाला कैटेगरी में रखा जाता है, ये आदमगढ़ से मिला है। तो ये सारे चीज कहां मिले हैं, आदमगढ़। फिर आगे चल करके आता है हमारा भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा, ये भीमबेटका की गुफा भाई हम आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पूरा पाषाण काल का भी रहा है। यहाँ से पालतू मवेशियों के साथ साथ बरसिंहा, हिरन की हड्डियां और बांस नामा डिकस का शैली चित्र भी मिला है। तो शैली चित्र के लिए तो प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा। क्या है, भीमबेटका की गुफा जो है शैली चित्र। और वहां पर शैल चित्र कैसा है, बांस नामा डिकस, एक ये शैल चित्र होता है, इस शैल चित्र को बनाया गया। फिर अगला चल करके सराय नहर राय, एक स्थान है सराय नहर राय। फिर महदहा, दमदमा, ये तीनों यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। कहां पर, यूपी या उत्तर प्रदेश में। यहां से पालतू जानवर और जंगली दोनों जानवरों का अवशेष मिला है। दमदमा, महदहा और सराय नहर, याद रख लीजिएगा, ये तीनों यूपी में है। कहां पर है, यूपी में। स्थल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये ज्यादा ये करता है। फिर चौपनी मांडू, चौपनी मांडू, ये भी यूपी में है। यहां से जंगली मवेशी, बकरी, भेड़ आदि के अवशेष मिले हैं। चौपनी मांडी, देखिए हम स्थल इसलिए आपको जोर दे करके कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना, कह देता है कि निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण स्थल है, और आपको पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल का स्थल दे देगा। ऐसा लगेगा यार ये सब तो हम पढ़े हैं, लेकिन नवपाषाण काल में कौन था, मध्य पाषाण काल में कौन था, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर इन सारे चौपनी मांडों से केवल मवेशी का अवशेष मिल रहा है, तो पालतू जानवर यहाँ मध्य पाषाण काल में है, तो पालतू जानवर से वहां से कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। नोट में आप ध्यान रखें, कुत्ता प्रथम पालतू जानवर था, है ना। पाटेन से पाषाण काल के सभी युगों का विन्यास का प्रमाण मिला। पाटेन कहाँ है, आप जल्दी से बताइए। चलिए, तो पाटेन जो है यहां से क्या मिला है, सभी काल के। इसके अलावे यूपी के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी और विंध्या पर्वत के उत्तरी
छोर से पाषाण काल के तीनों अवस्थाओं का स्तर विन्यास पाया गया। स्तर विन्यास का मतलब तीनों अवस्था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और क्या है आपका नव पाषाण काल। देखिए ये याद रख लीजिएगा, पाटन है और मिर्जापुर जिले के बोलन घाटी। कई बार ये सवाल बना दिया गया है पीसीएस वगैरह में, ठीक है, हो सकता है आपसे पीजीटी में पूछ दिया जाए। एमपी में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिला है। अब ये 2 शैलाश्रय हम लोग भीमबेटका को ही केवल समझ रहे थे, नहीं, जम्बू द्वीप और डेरोथी द्वीप है, 2 द्वीप है, नाम जम्बू द्वीप और डेरोथी द्वीप। ये है कहां भाई, एमपी में। एमपी के निकट कहां, पचमढ़ी है ना, पचमढ़ी के निकट में है ये वाला मध्य पाषाणिक स्थल। चलिए ध्यान दें, फ्रांस के मौस द अंजील, क्या नाम है इस जगह का, नाम रखिएगा, फ्रांस है, फ्रांस में एक जगह है मौस द अजील। ये द वगैरह लगा करके उन लोगों का लगता है इंग्लिश में नाम है भाई, और सही में नामों रखा जाता था इंग्लिश में। नामक स्थान से मिले पाषाण कालीन साक्ष्यों के आधार पर भारतीय पाषाण काल को नव पाषाण और पूर्व पाषाण के अंतर कर दिया और मध्य पाषाण काल का वर्गीकरण किया गया। अब देखिए हुआ क्या कि जब भारत में अवशेष मिल रहा था, ठीक है, मिला, कोई बात नहीं, हड्डियां मिले, औजार मिले, छोटे मोटे औजार छोटा छोटा बनाया गया, ये सारा मिला है ना। तो अब ये सारे जब मिले, और अगर दुनिया की दृष्टि से देखें, पूरे विश्व स्तर से देखें, तो फ्रांस में जब वो विश्व स्तर से मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल का संज्ञा दिया जा रहा था, तो उसमें एक मौसस द अजील नामक स्थान से जो मैक्रोलिथिक औजार पाए गए, मतलब छोटे छोटे औजार जो पाए गए, वो औजार भारत में भी मिला। तो कहना है कि अगर मैक्रो अजील के आधार पर हम पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि ये मध्य पाषाण काल रहा होगा, तो भारत में भी इस तरह का औजार मिला है ना। तो भारत में जब इस तरह का औजार मिला तो स्पष्ट है कि ये औजार के आधार पर हम भारत में भी वर्गीकरण कर सकते हैं। नवपाषाण काल और पूर्वपाषाण काल के बीच में हम बदल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। देखिए इसके अलावे आपको और क्या ध्यान रखना है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सर्वनूतन काल में मध्य पाषाण काल का उद्भव माना जाता है। अब आपको हमने पहले बताया कि भाई होलोसीन युग, और अभी हम बता रहे हैं सर्वनूतन काल। अब ध्यान आपको क्या देना है कि होलोसीन युग, होलोसीन, प्लेस्टोसीन, ये सारा अलग है ना, यह सर्वनूतन काल ये अलग है। इंग्लिश में और हिंदी में हमने दोनों लिखा रखा है पहले, क्लियर, वही है। सराय नहर, राय और महदहा से एक दुक्का झोपड़ी भी मिला है। अब सोचिए, हम लोग कहते हैं कि नहीं, नवपाषाण काल में ही ये विशेषता देखने को हमें मिल रहा है कि वहां पर अस्थायी रूप से घर बना रहे हैं लोग, कृषि कर रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं, जब मध्य पाषाण काल का अंतिम दौर चल रहा था तो लोग एका दुक्की झोपड़े भी बनाने शुरू कर दिया था, है ना। ऐसा आभास हो रहा है कि मध्य पाषाण काल के लोग, सराय नहर और महदहा, ये दोनों तो मध्य पाषाण काल स्थल है, और यहाँ से एका दुक्की झोपड़ी का आभास मिलता है। लंगनाज, गुजरात वाला वो एरिया से चूल्हा एवं हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रमाण मिला है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए, मिट्टी के बर्तन अक्सर लोग अभी चाक पर बनाया करते हैं, कुछ घूमने वाला चक्के पर बनाया करते हैं ना, लेकिन पाषाण काल में हमने कहा मिट्टी के बर्तन मिल रहा। और आपके दिमाग में झट से वो दिमाग जल की बत्ती जल जाएगा कि क्या आप सर तो बताए थे कि मिट्टी के बर्तन बन रहा है और मिट्टी के बर्तन तो चाक पर ही बनाया जाता। नहीं, उस समय लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और बनाने के साथ साथ ऐसा नहीं कि वो चाक पर बनाते थे, हाथ पर भी बनता है। क्या होता है, हाथ पर भी बनता है। गांव वगैरह में देखेंगे बहुत पहले इस तरह का अनाज रखने वाला बड़ा बड़ा जो पॉट होता था, मिट्टी का बर्तन होता था, वो लोग हाथ से बनाते थे, हाथ से तैयार करते थे, उसकी चाक की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन कहां से मिल रहे हैं, लंगनाज से मिल रहे हैं। चूल्हा का भी प्रमाण मिल रहा है लंगनाज से। इस काल में विस्तार और फैलाव के आधार पर कहा जा सकता है कि जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी थी। खैर, जनसंख्या वृद्धि का कई ऐसे पैमाना है जिसके आधार पर लोगों का मानना है जनसंख्या वृद्धि होगा। तो यहाँ देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इक्का दुक्की झोपड़ी मिल रहा है, पशुओं को पालतू बनाया जा रहा है ना।
तो अब निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि हो रही होगी, और जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है वैसे ही व्यक्तिगत संपत्ति की भावना आने लगेगा लोगों में, सामुदायिक झगड़ा होने लगेगा लोगों में, और आज के दुनिया आते आते इस तरह से भ्रष्ट के शिकार हो जाएंगे, भ्रष्टाचारी के शिकार हो जाएंगे। खैर, इसका मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। संपत्ति को लेकर के लोग आपस में संघर्ष करने लगे थे, जिसे पता चलता है कि व्यक्तिगत संपत्ति का भावना जरूर पनप रहा होगा। आखिर लोग झगड़ा क्यों कर रहे होंगे भाई? हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल जब पढ़ते हैं तो वहां एक गविष्टि शब्द आता है। गविष्टि शब्द होता है वो झगड़ालू चोर, है ना, गाय चोरी करता था, मतलब युद्ध का संकेत देता है। पन्नी लोग हुआ करते थे जो गाय को चुरा लिया करते थे। क्या करते थे? गाय को चुरा लिया करते थे। गाय उस समय क्या हुआ करता था? ऋग्वेद काल में बहुत अच्छे तरीके से जरूर आप अध्ययन किए होंगे, नहीं तो हम आपको अध्ययन करवाएंगे, है ना। तो ऋग्वेद काल में आप देखेंगे पन्नी हुआ करते थे, दास दस्यु वाला कंसेप्ट था। साथ ही साथ गविष्टि शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो लोग पन्नियों से डरते थे। गविष्टि युद्ध का संकेत देता था, इसका मतलब है कि युद्ध हो रहा था। अब गविष्टि गाय से लिया गया है ना, तो गाय उस समय महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। गाय के आधार पर लोगों की संपत्ति आंकी जाती थी। क्या की जाती थी? संपत्ति आंकी जाती थी। जैसे अभी आपका संपत्ति किस आधार पर आंकेगा? अभी बहुत सारा क्राइटेरिया हो गया। आपका प्रॉपर्टी के आधार पर आंकेगा, आपका बैंक अकाउंट के आधार पर आंकेगा, है ना। चलिए, उसी तरह से लोगों के अंदर अब लग रहा था कि भाई व्यक्तिगत संपत्ति की भावना पनप रही है, जिसके चलते आपस में लोग संघर्ष कर रहे हैं। मध्य और पाषाण काल में चित्रकारी का प्रमाण बड़े पैमाने पर मिला है। भीमबेटका के कई गुफा से इस काल के भी चित्र देखने को मिलता है। अच्छा, एक दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर आयावरी जीवन था इसमें या अस्थाई जीवन था? तो जहां भी अगर हम देखते हैं पशुपालन की बात करते हैं, वो बिल्कुल आयावरी जीवन था। पशुपालन के अलावे अगर जब कृषि व्यवस्था आ जाए, कृषि कर्म आ जाए, तभी तो लोग अस्थायी रूप से रहना शुरू करेंगे। नहीं तो पालतू जानवर या फिर मवेशी वाला बात आ जाए, है ना, मवेशी चरवाहा आ जाए, तो ये सारे आयावरी जीवन ही हुआ करते थे, चारा की खोज में घूमते निकलते थे। ठीक है, इस तरह से लोग जो है अपना जीवन यापन करते थे। एक बहुत बड़े अच्छे राइटर हुए जिनका नाम है उमेश चट्टोपाध्याय। ठीक है, बड़ा जाने माने राइटर हुए। इन्होंने सराय नहर राय और महदहा से और दमदमा से जंतुओं के पुरावशेष दफनाने की परंपरा का व्याख्या किया। कहता है कि भाई यहाँ से जंतुओं के अवशेष मिले हैं, साथ ही साथ लोगों को दफनाया जाता था जंतु, तो ये सारे अवशेष मिले हैं। ये उमेश चट्टोपाध्याय बता रहे हैं। इन 3 स्थानों से संकुचित आयताकार कब्र मिला और प्रमाण मिला, मतलब मृतकों को लिटा करके दफनाया जाता था। कहने का मतलब ये है, चट्टोपाध्याय जी जब यूपी वाला साइड में खुदाई कर रहा था, तो उस खुदाई के दौरान उन्हें कब्र हाथ लगी। क्या लगी? कब्र हाथ लगी। और ये भले हालांकि संकुचित है, छोटा सा है, मतलब इस तरह से है, लेकिन आयताकार है, और कहता है कि इसमें मृतकों को दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। ठीक है, ये वाला कंडीशन कहता है। महदहा के निवास सह कब्रिस्तान क्षेत्र से 35 गड्ढों वाले चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं? महदहा से आप देखेंगे तो महदहा से जो सह कब्रिस्तान है उसके आसपास से गड्ढों वाले में चूल्हे का भी प्रमाण मिला है, और जिससे जली हुई मिट्टी, राख, जानवरों की हड्डी का राख, ये सारे पता चलता है कि भाई यहाँ चूल्हा था, और भी तमाम तरीके के राख भी मिले हैं। क्लियर हो गया? कब्रों का दिशा जो है पश्चिम पूर्व था या पूर्व पश्चिम था। मतलब चट्टोपाध्याय जी कह रहे हैं कि जो आयताकार कब्र मिले हैं, इस तरह से कब्र मिले हैं, है ना, इस आयताकार कब्र में जो मानव को दफनाया जाता था, ये इस तरह से दफनाया जाता था, या फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे लिटा करके इस तरह से दबाएं, क्योंकि अस्थियां कुछ इस तरह से ही मिला है। तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, है ना, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। इसका अर्थ लगाता है कि लोगों को सूर्य निकलने का अनुमान था, सूर्य की किरण किधर जाती है और किधर अंत होती है, इसका अर्थ ये बताता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है, मतलब उसका जीवन सूर्यास्त हो गया, अंधकारमय हो गया, खत्म हो गया, तो उसके इस हिसाब से लिटा करके दफना दिया जाता था। ठीक है, चौपानी मांडों के लोग गिलावे
वाले टाट के घरों में रहते थे। इस काल में 13 गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियां भी मिला है। ये बड़ा फेमस है, ये वाला नोट कर लीजिए। मुझे लगता है कि हो सकता है सवाल आपसे यहां बनाए, कैसे बनाएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूछे कि भाई मध्य पाषाण काल के किस स्थल के लोग गोलाकार और अंडाकार प्रकार के घर बनाते थे। गोलाकार और अंडा प्रकार, मतलब अंडाकार प्रकार के। तो आप देख रहे हैं चौपनाडी मांडो से मिला है ये वाला क्षेत्र में। इस प्रकार के लोग गिलावा बनाते थे, गिलावे बना करके उसको ऊंचा करते थे और फिर गोलाकार बना करके वो रहा करते थे। मतलब कुल मिलाकर के हम कहें तो इस तरह से झोपड़ी हुआ करता था, है ना। इस तरह से ये गोलाकार था पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस तरह से वहां के झोपड़ी हुआ करता था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में जंगली चावल का भी प्रमाण मिलता है, लेकिन ये अभी संदिग्ध है। जंगली चावल का प्रमाण हम नहीं क्लियर कर सकते हैं, है ना। विद्वानों का मानना है कि भाई अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। यूपी के प्रतापगढ़ का सराय नहर के 2 बेलनाकार कब्र मिला है। मतलब यूपी है, ये चट्टोपाध्याय जी ये वाला क्षेत्र में खुदाई कर रहे थे तो उन्हें बेलनाकार कब्र मिला है। बेलनाकार कब्र ऐसे होता है ना भाई, ऐसे इस तरह का कब्र मिला है। और कहता है एक आवासीय क्षेत्र के अंदर बेलनाकार गड्ढों में 14 मानव संविधान भी मिले हैं। कितना? 14 मानव संविधान मिले हैं। इसमें से 9 पुरुष, 4 महिला और 1 बच्चा है। कुल मिलाकर के कहें कहीं ना कहीं हमें सामाजिक एहसास दिलाता है, सामाजिक भावनाओं से अवगत कराता है कि भाई यहाँ पुरुषों का महत्व ज्यादा है। पुरुष मरने के बाद लोग उसे सम्मानित पूर्वक दफनाया करते थे। महिलाओं का कब्रों में अवशेष कम मिला, अस्थियां कम मिला है। बच्चों का तो ना के बराबर मिले, इक्का दुक्की मिला है ना। इसमें से पुरुषों का भी देखेंगे 35 से मतलब 30 से 35 वर्ष का, महिला के भी 25 से 30 वर्ष का है। बच्चों का तो खैर पता ही नहीं, ना के बराबर मिला है ये कब्र में। महदहा से चर्ट, क्वार्टजाइट, चैल्सोडोनी क्रिस्टल पत्थरों का सूक्ष्म औजार बनाए गए। चैल्सोडोनी क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे, बड़ा धारदार बनने में सहायक होता था। यहाँ से 28 कब्र, महदहा से 28 कब्र में 30 आदमियों को दफनाने का प्रमाण मिलता है और 2 कब्र में स्त्री और पुरुष साथ साथ दफनाया गया। इस चीज को आप यहां समझिए। क्या समझना है? एकदम एनी हाउ अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। कह रहा है कि महदहा एक ऐसा स्थल है जहां से स्त्री और पुरुष जो है साथ में दफनाया जाता था। मतलब ये कहीं ना कहीं युगल संविधान की ओर हमें संकेत करता है ना। किधर करता है? युगल संविधान। आपसे सवाल एकदम सीधा सीधा पूछेगा, कोई उसे डर ही नहीं लगेगा। बोलेगा कि बताइए मध्य पाषाण काल में युगल संविधान का प्रमाण कहां से मिला है। जो जानते होंगे वो स्पष्ट रूप से इसके बारे में बता देंगे, है ना। महदहा से मिला है। कब्रों में पशुओं तथा हाथी दांत के आभूषण भी मिले हैं। अब देखिए जो कब्र है, जो स्त्रियों वाला कब्र है, महिलाओं वाला कब्र है या पुरुषों वाला कब्र है, उसमें से हड्डी का और हाथी दांत का आभूषण मिला है। कहा जाता है कि एक हाथी दांत का लटकन भी मिला है, कान में कान पहनने वाला की तरह बनाया गया था, है ना। इसका मतलब यह है कि वो कब्र महिलाओं का रहा होगा। इससे हमें ये अंदाजा लग जाता है, क्या अंदाजा लग जाता है कि जब कब्रों में विभिन्न तरह के आभूषण मिल रहे हैं उस समय लोग पशु के हड्डी और दांतों का वो आभूषण जरूर प्रयोग कर रहे होंगे, आभूषण के शौकीन रहे होंगे, वो आभूषण पहन रहे थे, है ना। चलिए, दमदमा साई नदी के छोटी धारा के संगम पर स्थित है। यहां से हड्डी के बने सामान, सिलबट, निहाई, हथौड़ा और इसके अलावे कुल 41 मानव कब्र मिले हैं। चलिए अब इस बात पर आइए, सिलबट, सिलबट क्या होता है इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सिलबट, सिलबट जो है वो कूटने पीसने वाला होता है ना। जैसे कभी हाल ही में खेसारी लाल यादव का गाना आया था, सिलबट पर कूटा तानी चानी लगा के मच्छरदानी, कुछ इस तरह से शब्द का प्रयोग करके वो बनाया था। तो ये शायद उसी तरह ये सिलबट है। सिलबट में लोग अनाज को पीसते थे, कूटते थे, है ना। अब सोचिए अनाज को कूटते पीसते थे, इसका मतलब ये है कि जरूर कृषि काल से ये अवगत थे। भाई अगर अनाज नहीं है तो ये कूटते पीसते क्या थे। कभी कई सवाल आ जाते हैं, क्या सवाल आ जाते हैं कि पहले पशु
या पहले अनाज। जैसे अंडा और मुर्गी वाला कहानी को लेकर के विवाद चलता है ना, पहले अंडा आया कि मुर्गी आया, उसी तरह से पाषाण काल में एक बहुत जबरदस्त डिबेट वाला सवाल आता है, पूछा जाता है कि पहले कृषि उत्पादन के बारे में लोग जाने या पहले पशुओं को पालतू बनाने के लिए जाने। हालांकि जब प्रमाण मिला तो प्रमाणों के आधार पर यह क्लियर कर दिया गया कि पहले लोग पशुओं से अवगत हुए, पशुओं को पालतू बनाया, तब कृषि कर्म से अवगत हुए और उत्पादन करने लगे। ठीक है, तो सिलबट मिला है, कहां से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलबट वाला बात याद रखिएगा, स्त्री पुरुष युगल वाला बात याद रख लीजिएगा। सिलबट हमारा दमदमा से मिला है ना, उसी तरह से स्त्री पुरुष युगल सावधान हमें कहां से मिला, महदाहा से मिला है। ये सारे चीजों को हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए यहां से ये कुल हो गया 41 मानव कब्र मिले हैं। मतलब कुल मिलाकर के मैं कब्र पर इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूं कि इतना तो हम लोग जान गए, पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था पूर्व पाषाण काल में कि मानव को दफनाने का एहसास हो रहा था, कुछ वैसे प्रमाण मिल रहे थे, वैसे अस्थिपंजर हड्डियां फॉसिल्स मिल रहा था, जिससे लोगों का कहना है कि जरूर यहाँ पर मानव को दफनाते होंगे। हालांकि मानव को दफनाने की प्रक्रिया अलग है। नवपाषाण काल में देखते हैं या मध्य पाषाण काल में हमें कई कई ऐसा वर्णन मिलने लगता है कि पहले मृत व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था, फिर कुछ दिन बाद उस मृत व्यक्ति के अस्थियां को दफना दिया जाता था। क्लियर हो गया। चलिए, पैसरा एक जगह है, पैसरा महाराष्ट्र से है, छोटी छोटे चूल्हों का अवशेष मिले, तो पैसरा याद रख लीजिएगा, छोटी छोटी चूल्हे का अवशेष पैसरा से मिले। अब उपकरण देख लें, मध्य पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण है, आगे चल करके मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, है ना, पूरा पीडीएफ में भी आपको वो फोटो वगैरह मिल जाएगा। मध्य पाषाण काल के चित्रकारी वाला फोटो आपको दे देंगे, साथ ही साथ उपकरणों का भी फोटो दे देंगे। जैसे छिद्रक है, स्क्रैपर है, ब्यूरिन है, इकधार फलक है, वेदनी है, अर्धचंद्रकार है। और ये उपकरण बनाए किससे जाते थे, चर्ट है, सेल्सडेनी है, जेस्पर है, एक्टा है, क्वार्ट्जार्ट है, फ्लिंट है। ये सारे पत्थरों के उपकरण बनाए जाते थे। और साथ ही साथ एक निहाई हथौड़ा भी मिला है। क्या मिला है, निहाई हथौड़ा मिला है। इसके अलावे हड्डी तथा सींगों का उपकरण मिला है। लोग देखे कि भाई ब्रसिंगा वगैरह यहाँ पाल रहे हैं, उसको मार रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसके जो सींग हुआ करते हैं कितना खतरनाक होता है, लोग उससे हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्न जानवरों की हड्डियां बड़ा मजबूत और नुकीला होता है, उसको भी लोग जो है क्या कर रहे हैं, हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारे चीज जो है हमें मध्य पाषाण काल की विशेषताओं में देखने को मिलता है। अब थोड़ी सी कला के बारे में बात कर ले। मध्य पाषाण काल में कला, ठीक है, क्या कला, कला तो होगा ना, साइंस टेक तो होगा ही। मध्य पाषाण काल में चित्र एमपी के खरवार, जाओर, कठोतिया या कठोतिया है, और लखजोर से मिला है। इसमें जानवरों का चित्र बनाया गया है, आखेट का दृश्य दिखाया गया है, आखेटक मतलब शिकार करते हुए दिखाया गया है, जानवरों का चित्र बनाया गया है। आप देखेंगे कंधे पर झोली लेकर के चल रहा है, मैं आपको आगे चल करके जरूर दिखाऊंगा पिक्चर, आप बने रहिए हमारे साथ। भीमबेटका के शैली चित्रों में लिंग के आधार पर श्रम विभाजन और प्रतिबिंबित किया गया। पुरुष आखेटक कर रहे थे तो स्त्रियां चक्की चला रही थी। मतलब जो भीमबेटका की गुफा है और उस गुफा में जो शैल चित्र मिले हैं मध्य पाषाण काल से, वहां पर हमें लिंग के बारे में बताता है। लिंग के आधार पर श्रम विभाजन हो रहा है। पुरुष आखेटक करते हुए दिखाया जा रहा है, महिलाएं वो कूट पीस रही है ना, तो स्पष्ट रूप से समाज में कार्यों का विभाजन हो चुका था। ठीक है, चक्की में अनाज पीस रही है, कुछ लोगों को फल एवं मधु संग्रहित करते हुए भी दिखाया गया है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ और संबलपुर जिलों से 55 शैल चित्र मिले हैं। कहां से, उड़ीसा, उड़ीसा का एक जगह है सुंदरगढ़ और संबलपुर। उसके बाद लेखा मोड़ जो छेगा पहाड़ और गजन पहाड़ के जंगलों में है, लेखा मोड़ है ना, यहां से 12 गुफाएं मिले हैं और ये गुफाएं शैलाश्रय के लिए प्रयोग किया जा रहा था, मध्य पाषाण के लोग प्रयोग कर रहे थे। क्लियर। चलिए अब हम लोग पिछले सेशन की तरह, जो मैं आपको पूर्व पाषाण काल में एक स्थल, राज्य और क्या बताए थे आपको भाई, वहां से मिले साक्ष्य के बारे में एक नजरों में दिया हूं। मैं लास्ट में हमेशा देने का कोशिश किया है ताकि आप पूरे पढ़ने के बाद अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर ले अपने आप में, लगा कि भाई कौन सा स्थल कहां से मिला, वहां से क्या क्या मिला है,
तो आप लास्ट आते आते फिर से रिवीजन कर लेंगे। एक तरह से रिवीजन सेशन का भी प्रमाण मिलता है। जैसे बागौर, बागौर कहाँ है? राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ा मध्यपाषाण काल का स्थल माना जाता है और यहाँ से पशुपालन का प्रमाण मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए, साथ ही साथ लंगनाज गुजरात में है, शुष्क क्षेत्र, मानव कब्र एवं पशुओं की हड्डियों का आभूषण मिला। कहां से? लंगनाज से। सराय नहर राय यूपी में है, स्तंभ गर्त का प्रमाण मिलता है, पूर्व पश्चिम में शव लेटा करके दफनाने का भी प्रमाण मिलता है, तो सराय नहर से भी मिल रहा है। महदहा, महदहा यूपी उत्तर प्रदेश में है, स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का प्रमाण मिलता है, कब्रों में आभूषण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कब्रों में आभूषण मिल रहा है। और सारी चीजें उतना मैं यहाँ डिटेल नहीं लिखा, बस महत्वपूर्ण बातों को मैं कोशिश किया हूं ताकि आपके दिमाग में बने रहे। फिर आगे चल करके एक स्थल आया वीरभानपुर। वीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ना। पश्चिम बंगाल, यहाँ से मध्यपाषाण काल के उपकरण मिले। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। फिर आगे चल करके पशुपालन का प्रथम साक्ष्य हमें आदमगढ़ से ही मिलता है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश, यहाँ से 2 शैलाश्रय मिला है। देखिए, आदमगढ़ और एक बागौर कहा था ना, तो बागौर से भी पहले हमें आदमगढ़ का प्रमाण मिलता है कि भाई बागौर और आदमगढ़ 2 ऐसे स्थल है जहां से प्रारंभिक पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, जिसमें से आगे है आदमगढ़, आ से आगे, आ से आदमगढ़। ठीक है, चलिए पंचमढ़ी, पचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में, यहां से 2 शैलाश्रय मिले हैं। जलालहली कर्नाटक में, रोमन अक्षर के डी आकार का उपकरण मिले। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोमन अक्षर डी आकार का जो फलक उपकरण है वो मध्यपाषाण काल के कहां से मिले हैं? जलालहली से, ये कर्नाटक में है। फिर टेरी, टेरी तमिलनाडु में है, मध्यपाषाण काल का उपकरण केंद्र हुआ करता था। तो मध्यपाषाण में औद्योगिक केंद्र कौन था जहां पर हथियार बनाए जा रहे थे? वो टेरी है। हालांकि राजस्थान भी के बागौर वाला भी क्षेत्र जो है वो उपकरण स्थल है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पूरा का पूरा मध्यपाषाण काल से संबंधित सेशन की चर्चा कर लिया। जो भी उनकी विशेषताएं हैं, स्थल है, उपकरण है, कहाँ क्या मिला है, इन सारे चीजों को हम लोग पूरा विस्तार से देख लिया है ना। अब चलिए आते हैं, आपको कुछ फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, और ताकि जगह वगैरह का नाम याद आ जाए जो हमने सर में विभाजन वगैरह बात किया। देखिए, अमूर्त चित्रकला जौरा से मिला है। न्यू मेयर 1983 में इस चीज को प्रकाशित किया था। ठीक है, ये चित्रकला है, आप देख रहे हैं मछली वगैरह का बनाया, ये पूरा का पूरा मध्यपाषाण कालीन है। फिर आगे चल करके देखिए, एक ये पुरुष दिखाया जा रहा है, हाथ में तीर धनुष है, पीछे थैला है, इसका क्या है भाई? ये वाला देखिए, ये तीर धनुष है, शिकार करने का है ना, हथियार है, तीर धनुष हो गया। ये पुरुष कौन है? पुरुष है। ठीक है, साथ साथ ये थैला है, क्या है? थैला है। इस थैले में आप क्या देख रहे हैं? जानवर देख रहे हैं ना, तो जानवरों का शिकार कर रहा है, ये दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें सर्व विभाजन की चर्चा देखने को मिलता है। चलिए, ये कहां से मिला है? तो देखेंगे आखेटक और उसका झोला जानवरों से भरा हुआ है, जौरा से मिला है। नेक्स्ट, फिर उसी तरह से ये धनुष है, पीछे तीर है। हो सकता है आपसे तीर धनुष के आविष्कार के बारे में पूछे, गुलेल के बारे में पूछे, तो याद रख लीजिएगा। आखेटक का जोड़ा, भिमबेटका, जोड़ा का मतलब होता है ये समूह में जा रहे हैं शिकार करने। इस तरह के लोग चित्र बना दिया करते थे उस समय। अब यहाँ पर देखें, ये भी आपका चित्र दिख रहा है, थैला में विभिन्न पशु रखे गए हैं। आगे चल करके देखिए, ये एक पारिवारिक दृश्य है, लखजोवार से मिला है। कहां से? लखजोवार से। ये पारिवारिक दृश्य है, बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरह के वो चित्र बनाते थे। फिर शिकार का दृश्य, कैसे शिकार किया जाता है, कर रहे हैं लोग एक दूसरे। देखो यहाँ देखें, ये हिरन है, क्या लग रहा है? हिरन है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल हिरन जैसा लग रहा है ना, हिरन है। ये तीर इसका लगा है, तीर लगने के बाद भाई जरूर शिकारी यहां से धनुष छोड़ा होगा धनुष से बाण छोड़ा और बाण से ये लगा जा करके। क्लियर? तो कहीं ना कहीं हमें शिकारी करते हुए ये दृश्य दिखाया जा रहा है। हरिन को मार दिया, फिर लेकर के जाएंगे, मिल बांट करके लोग उस समय में खाते थे। जीविकापार्जन का सबसे बड़ा ये था। ठीक है, सुअर को आहार देने और भोजन प्राप्त कराने का दृश्य जलखोरस। अब देखिए, सुअर को कैसे मान रहे हैं पालतू जानवर, तो यहाँ आप देख रहे हैं इसको भोजन देने का काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? भोजन देने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग सुअर को पालते थे, है ना। ये आपका कहा जानवरों के चित्र है। कठौतिया, जो हमने कहा कठौतिया, लखजोवार, न्यूमेर ने ही इस चीज को, चित्र को प्रकाशित किया है। आगे चल करके देखिए, ये भी चित्र है, ये किस चीज का है?
कौन सा चित्र है? तो बहुरंगी वराह भीमबेटका से मिला है। सांड और जाउर का चित्र है, ठीक है, सांड है एक और जाउर है। भीमबेटका से वराह का चित्र मिला, ये देखिए वराह का चित्र है। ये मैक्रोलिथिक पाषाणकालीन मध्य पाषाण काल के जो हथियार है ये है। तो इस चीज को भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे देखिए ये त्रिकोण है, छोटा है ना, समलंब है, फिर पृष्ठाधार युक्त सूक्ष्म फलक है। आगे ये था चंद्र, हमने लिखाया था अभी, चंद्राकार है ना, चंद्राकार औजार, ये चंदे की तरह मून की तरह दिख रहा है, इस तरह से ये बनाते थे, छोटा हुआ करता था। फिर अनुप्रस्थ तीर है ये, ठीक है, दांतेदार फलक है, कुछ काटने वाटने के लिए, सुवा है, खंडित सूक्ष्म फलक है, अनुशीलक, ये सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक मोटा मोटी हमारे दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाता है कि हाँ चलो ये सारे जो है उपकरणों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जैसे अत्यंत खुरचनी है, सूक्ष्म फलक है, 2 फलक वाले अग्रक है, साइड स्क्रैपर है, स्क्रैपर, ठीक है, फ्लूटेड क्रोड है। इसके बाद लकड़ी के सपाट में सूक्ष्म पाषाण फलक, हमने कहा था ना कि भाई लकड़ियों में इसे बांध करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये हंसिया। फिर मोड़दार सॉकेट में बना सूक्ष्म पाषाण हंसिया है, इस तरह से हंसिया बनाया जाता था, है ना। आगे त्रिकोण फलक से युक्त मत्स्य भाला, देखिए ये हड्डी का हुआ करता था, मछली वगैरह का शिकार करने के लिए, तो मत्स्य भाला है। इसके बाद आपको हम बता दें इसमें बहुत कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ करके इसे आराम से समझ सकते हैं। देखिए माइक्रोलिथिक की लंबाई, मतलब जो हथियार वगैरह होते थे 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच ही होता था, इससे बड़ा नहीं होता। 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच में ही बनाया जाता था। इन औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेड पर क्वार्टजाइट, चर्च, चैल्सडोनी, जेस्पर आगे जैसे पत्थरों से बनाया जाता था, ठीक है। तो पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप पीडीएफ में इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये चीज वही लिखा हुआ है जो हमने पूरा का पूरा अभी क्लास में समझाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ गया होगा और किसी तरह का दिमाग में अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, है ना। चलिए, तो अगर नहीं समझ में आएगा एक बार फिर वीडियो को देख लीजिएगा, फिर बाकी बात बचे समय में पीडीएफ नोट्स पढ़ लीजिएगा। आने वाले समय में मैं आपको नवपाषाण काल के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा और फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा सेम टू सेम इसी तरह से साइट वगैरह और आसान भाषा में समझाऊंगा, कहाँ से सवाल बनेंगे, नहीं सवाल बनेंगे। और जब आपको इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन करवाया जाएगा, है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो करवाया जाएगा उसमें आप देखिएगा कितना सही कर पाते हैं। अगर गलती हो रही है तो निश्चित रूप से आपको फिर से स्टडी करने की जरूरत है और आने वाले समय में आपको सिलेक्शन देना है। आपसे यही उम्मीद रखता हूं, मन से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए भाई, रेडीमेड कोई चीज मत करिए, ठीक है। रेडीमेड का जमाना चला गया और जो व्यक्ति रेडीमेड करेंगे निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कितनों भी आप मेरे पेड कोर्स में जुड़े हैं, आपको मेहनत करना होगा, मार्ग हम बता रहे हैं। और मैं तो निश्चित रूप से पेड कोर्स वाले को कहता हूं कि सिलेक्शन आप ही को देना है और कट ऑफ का मार्ग भी आप ही को तय करना है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।